छत्तीसगढ़ में माओवादियों को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है और इस बार माओवादियों के केंद्रीय कमेटी के एक और सदस्य सुधाकर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बीजापुर में हुई इस मुठभेड़ में न केवल सुधाकर बल्कि तेलंगाना स्टेट कमेटी का कमांडर भास्कर भी मारा गया है। इन दोनों ही बड़े नक्सलियों के AK-47 जैसे हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, जबकि इनके साथ कुल 5 और नक्सली मारे गए हैं जिनकी शिनाख्त होना बाकी है। इनमें 2 महिला माओवादी हैं जबकि 3 पुरुष माओवादियों के शव भी मौके से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि घटनास्थल पर काफी बड़ी मात्रा में नक्सल उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है जिन्हें बीजापुर लाया जा रहा है। इन नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम भी बीजापुर में जारी है और इनके परिजनों तक इसकी सूचना भी भेजे जाने की जानकारी अब तक मिली है। बस्तर रेंज आईजी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 21 मई 2025 को जिला नारायणपुर का अबुजमान जंगल क्षेत्र अंतर्गत हुई मुठभेड़ में सीपी माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी। तत्पश्चात आज दिनांक 6 जून 2025 को सुरक्षा बल को नक्सल विरोधी अभियान में एक और काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ। आज दिनांक को जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाका में माओवादी कैडर्स की उपस्थिति का आसूचक आधार पर DRG STF कोबरा का संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 7-8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में एक माओवादी कैडर का डेड बॉडी, AK-47 राइफल और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। मुठभेड़ में बरामद की गई माओवादी कैडर का शनाख्ती प्राथमिक तौर पर सीपी माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम के रूप में शनाख्त हुआ। मूलतः आंध्र प्रदेश के इल्लूर जिला का रहने वाला ये कैडर विगत कई वर्षों से अलग अलग इलाका में सीपी माओवादी संगठन के जो हिंसात्मक विचारधारा को प्रचार प्रसार करने में, उसका आगे ले जाने में और अनेक हिंसात्मक गतिविधि में उनका हाथ शामिल हुआ है और इस कैडर के संपूर्ण और डिटेल्स इकट्ठा की जा रही है और आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है, इसलिए हम और डिटेल जानकारी अभी खुलासा नहीं कर सकता। जैसे अभियान पूर्ण होने के पश्चात इस मुठभेड़ के संबंध में और डिटेल हम शेयर करेंगे। जैसे दिनांक 21 मई 2025 को सीपी माओवादी संगठन का जो सरगना बसवराजू का डेड बॉडी रिकवर करने के पश्चात उस माओवादी संगठन का अंत सबका एक निश्चित रूप से और बहुत निकट में नजर आ रहे थे और उसी सिलसिले में लगातार अभी कार्रवाई करते हुए आज 6 जून को सीपी माओवादी संगठन का जो विचारधारा का जो सरगना है, जो सुधाकर उर्फ गौतम, जो विगत कई वर्षों से रिपोस याना माओवादी का जो एक रेवोल्यूशनरी जो पॉलिटिकल स्कूल याना उनके एक हिंसात्मक विचारधारा, उनके एक जो आदिवासी विरोधी, एक जन विरोधी विचारधारा का एक सरगना रहा। उनके अंत से हम ये भी देख रहे हैं जो सीपी माओवादी संगठन का जो जैसे उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जैसा कम होते जा रहा है, साथ साथ उनके जो पॉलिटिकल विचारधारा, उनके एक हिंसात्मक विचारधारा का भी अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी अंत को हमको देखने के लिए मिलेगा। जैसा आज की मुठभेड़ के पश्चात इलाका में और भी सर्चिंग जारी है। आमतौर पर इस इलाका में जो सीपी माओवादी संगठन का सीनियर कैडर के साथ साथ दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर्स, तेलंगाना स्टेट कमेटी कैडर्स और अन्य PLG संगठन का जो कैडर्स का भी आमतौर पर उपस्थिति मिलते हैं। इसलिए अभी ऑपरेशन जारी है, सर्चिंग अभी भी कंटिन्यूस हो रहा है, इसलिए हम और ज़्यादा डिटेल इसमें खुलासा नहीं कर सकता। जैसा भी सर्चिंग अभियान में कुछ विषय सामने आएगा उस हिसाब से हम शेयर करेंगे। तो आपने सुना बस्तर रेंज IG को जो बता रहे थे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। दरअसल आपको बता दें कि बीजापुर में जो पुलिस नक्सल ऑपरेशन हुआ, इसकी जो शुरुआत हुई वो 5 जून से हुई। 4 जून को पुलिस पार्टियाँ रात में ही रवाना हो गई थी जिसमें STF, कोबरा और DRG के जवान थे। इस बात की पुलिस को सूचना मिली थी कि जो नेशनल पार्क एरिया है, यानी कि इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट का जो एरिया है, ये नक्सलियों की बड़ी पनाहगाह का क्षेत्र है। अबुजमाड़ और इंद्रावती का कोर एरिया नेशनल पार्क का काफ़ी दुर्गम वन क्षेत्र है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये दशकों से नक्सलियों का एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी विकसित रहा है। इंद्रावती एरिया कमेटी भी यहाँ पर सक्रिय है और माओवादियों की अच्छी खासी पकड़ इस क्षेत्र में सालों से रही है। क्योंकि नज़दीक ही कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, नेशनल पार्क होने की वजह से जो फॉरेस्ट की भी जो गश्त है इस क्षेत्र में काफ़ी सीमित होती है या माओवादियों द्वारा उन्हें सीमित रखा गया था अब तक, तो इस वजह से ये क्षेत्र माओवादियों की पकड़ का क्षेत्र रहा है। और पिछले कुछ समय से लगातार पुलिस को इस तरह की सूचना मिल रही थी कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के 30 से अधिक की संख्या में लीडर और केंद्रीय कमेटी का जो सदस्य सुधाकर, ये भी वहाँ पर मौजूद था। तो इसके बाद पुलिस ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया। तेलंगाना स्टेट कमेटी के शीर्ष कमांडर दामोदर, बंडी प्रकाश
और साथ ही भास्कर की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिली थी। जो पुलिस की जानकारी है, जिसमें पुलिस बता रही है कि इस पूरे मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए और ये जो मुठभेड़ हुई वो 5, 6 और 7 जून को हुई, निरंतर अलग अलग। 5 जून की जो मुठभेड़ हुई उसमें नेशनल पार्क एरिया में जहां ये मुठभेड़ हुई वहां पर माओवादियों के केंद्रीय कमेटी के जो नेता हैं उसकी मौत हुई मुठभेड़ में और उसका AK-47 और हथियार बरामद कर लिया गया। जो सुधाकर है वो गौतम के नाम से भी जाना जाता था और ख़ास बात यह कि जिस समय आंध्र प्रदेश में समझौते की बात हो रही थी, शांति वार्ता की बात हो रही थी, तो उस दौरान ये उस शांति वार्ता की बैठक में अहम रूप से शामिल हुआ था माओवादियों की तरफ से। और उसके बाद जब इस बैठक के बाद सिलसिलेवार माओवादियों की घेराबंदी शुरू की गई तो उस समय ये आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में चला गया और लंबे समय तक सुधाकर ने आंध्र उड़ीसा बॉर्डर जो स्पेशल जोनल कमेटी थी इसके विस्तार, इसके संगठन की गतिविधियों में ये शामिल रहा। चलपति का राइट हैंड ये माना जाता था, जिसे याद होगा आपको कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मार गिराया गया था, उसके निर्देश में या उसके कमांड में इसने जो चित्रकोंडा से लगा हुआ क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर का एरिया है, इन सारी जगहों पर व्यापक तौर पर नक्सल संगठन को सक्रिय करने, संगठित करने का काम किया। साल 2021 में सुधाकर को केंद्रीय कमेटी के सदस्य के तौर पर प्रमोट किया गया संगठन में और उसके बाद से लगातार उसकी जो गतिविधियां थी वो नेशनल पार्क एरिया, भुजमाड़ एरिया, इन सारी जगहों पर देखी जा रही थी। और पिछले कुछ सालों से जो इसका मुख्य काम था वो माओवादियों के प्रेस के साथ साथ जो रेडिकल ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनके, जो पॉलिटिकल स्कूल्स कहलाते हैं नक्सलियों के, रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल, इन स्कूलों में वो का जो मास्टरमाइंड था या जो प्लानर था कि इसमें क्या सिलेबस होना चाहिए, कैसे स्कूल संचालित होने चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उन सारे काम की जिम्मेदारी इसकी और इसकी पत्नी की थी। ये दोनों लोग ये काम किया करते थे। अब ये माओवादी स्कूल क्या होते हैं, दरअसल अगर आप देखें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ जहाँ माओवादी जनताना सरकार चला रहे हैं, एरिया कमेटीज़ चला रहे हैं, वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि जो 13 से 14 साल के बच्चे, शाला त्यागी बच्चे, संगम सदस्य जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन सारे लोगों को स्कूल की आरंभिक शिक्षा दी जाए, प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तो इसमें छोटी उम्र के बच्चे जिन्हें बाल संगम कहा जाता है, इन्हें आमतौर पर हथियार नहीं दिया जाता, लेकिन अपरोक्ष रूप से इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मुखबिरी की जाए, भारत सरकार में सैनिक किस तरह से हैं, CRPF या दूसरे जो बल है वो कैसे काम करता है, अपने गांव की जो टोपो शीट है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ एम्बुश लगाना, पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसके विचार क्या हैं, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कैसी होती है, कैसे एक जो नक्सल है वो कैसे तैयार होता है मानसिक तौर पर, उसको तैयार करने का एक खास तरह का सिलेबस होता है। कुछ आरंभिक जो अक्षर ज्ञान की जो पढ़ाई है वो भी इसमें शामिल होती है। तो इस तरह का एक रेडिकल ट्रेनिंग का एक मॉडल इनके स्कूल्स में होता है जो कि अंदरूनी क्षेत्रों में सालों से चलता रहा है। एक समय बस्तर में ऐसा भी था जब हम ये जानते थे कि जो सरकारी स्कूल बनाए गए थे उन स्कूलों में शिक्षक दिन में पढ़ाया करते थे और शाम के बाद स्कूलों में बच्चों को जमा करके जो इस तरह की ट्रेनिंग है वो माओवादियों के जो कमांडर हैं वो दिया करते थे। ये भी पढ़ा लिखा था क्योंकि इसने जब आंध्र प्रदेश में पढ़ाई की अपनी और पढ़ाई पूरी करने के बाद ये इस संगठन में जुड़ गया, माओवादी संगठन में। इसने आयुर्वेद की पढ़ाई करनी शुरू की थी, हालांकि बीच में इसने कोर्स छोड़ दिया। रामकृष्ण नायडू के नाम से जाना जाता था, करीब 67 साल इसकी उम्र थी और ये एलोरू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का रहने वाला था मूल रूप से। और ये घटनाक्रम हुआ तो उनके बूढ़े जो माँ बाप हैं उनको इस बात की सूचना मिली और वो बाकी के अपडेट के लिए या एक तरह से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। ऐसी आखिरी जानकारी मिली थी, आगे क्या है अभी स्पष्ट नहीं है। तो लंबा एक समय सुधाकर का रहा है नक्सल संगठन में और उसने काफ़ी कुछ काम नक्सल संगठन को मजबूत करने में किया है, लंबा वक्त दिया है और इसी वजह से केंद्रीय कमेटी तक प्रमोट होकर पहुंचा था। तो आपको मैंने बताया कि 3 जो ऐसे केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं वो मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें बड़े नाम शामिल है, बसवराज, चलपति और ये तीसरा नाम सुधाकर का है। इसके अलावा खास बात यह कि इस मुठभेड़ के दौरान कुल 30 माओवादियों की वहाँ पर मौजूदगी की सूचना थी। जब भी कोई केंद्रीय कमेटी का सदस्य होता है तो उसके साथ एक लगभग प्लाटून होता है और ये प्लाटून सिक्योरिटी का काम करता है। तो बाकी जो 5 अन्य माओवादी कैडर के शव पुलिस ने बरामद किए हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग संभवतः सुरक्षा देने का काम यहाँ पर कर रहे थे।
और इस मुठभेड़ में उनकी भी मौत हुई, उनके कमांडर सुधाकर की भी मौत हुई। ये कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम, इस पर पूरी तरह से अब इस जानकारी आना बाकी है, पर पुलिस ने अपनी तरफ से जो बयान जारी किया है उसमें बताया है कि 5 तारीख को पहली मुठभेड़ हुई, इसके बाद 6 तारीख को अगली जो मुठभेड़ हुई, इसमें भास्कर मारा गया जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी का लीडर है। खास बात यह कि लंबे समय से जो तेलंगाना स्टेट कमेटी के लीडर्स हैं, आपको ध्यान होगा कि तेलंगाना और जब आंध्र प्रदेश था तो उस दौरान नक्सल मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए लगातार ग्रेहाउंड्स ने सिलसिलेवार कई बड़े ऑपरेशंस किए। यहाँ तक कि जो डीआरजी, एसटीएफ या ये जो टीमें हैं, ये अलग अलग राज्यों में जो माओवादियों के खिलाफ ग्राउंड पर ऑपरेशन करने की जो ट्रेनिंग्स लिया करती थी, गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग लिया करती थी, तो इसके लिए ग्रेहाउंड में भी कई अफसरों ने और ये जो जवान हैं इन्होंने लंबी ट्रेनिंग ली है और उसी की वजह से गुरिल्ला वार में जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो काफ़ी बेहतर, यहाँ तक कि ग्रेहाउंड से भी बेहतर नतीजे इस वक्त छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर में ऑपरेशंस के दौरान दे रही है। तो ये तेलंगाना स्टेट कमेटी के लीडर उस वक्त जब ज़्यादा दबाव बढ़ा तो इन्होंने अपना एक बेस छत्तीसगढ़ में बनाया और तकरीबन 100 के करीब की संख्या में नक्सली, जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के लीडर्स जिसमें शामिल हैं, उनके सुरक्षा में जो लोग अन्य शामिल हैं, ये सारे लोग अभी भी बस्तर में मौजूद हैं, जिसमें मुख्य रूप से दामोदर और बंडी प्रकाश की तलाश अब भी पुलिस को है। आपको ध्यान होगा कि जब कर्रेगुट्टा का ऑपरेशन चल रहा था तब ये बात आई थी कि एक मुठभेड़ में जो कि ग्रेहाउंड फोर्स के साथ हुई थी उसमें ये दोनों लीडर भी मारे गए हैं। एक ऐसा प्रेस नोट रिलीज हुआ था, मैंने उससे आपको बताया था कि ऐसे एथेंटिक प्रेस नोट की तरह, बिल्कुल पुलिस के प्रेस नोट की तरह ये नोट बाहर आया था और उससे ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये घटनाक्रम हुआ है और शायद ये दोनों नक्सल लीडर्स मारे गए, सीनियर लीडर्स मारे गए, पर असल में वो भी एक फेक न्यूज़ निकली और उसके बाद मालूम चला कि ये अब भी बस्तर के जंगलों में मौजूद हैं। इतने बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं लेकिन आप सोचिए कि ये लीडर्स किसी न किसी ठिकाने में ठिकाना बदलते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस मुठभेड़ में भी ऐसा लग रहा है कि जैसा पुलिस ने जो जानकारी दी है कि इनकी मौजूदगी की सूचना थी और उसके आधार पर यहाँ पर पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। एक बड़ा नाम जो दशकों से दक्षिण बस्तर में काफ़ी पॉपुलर रहा है, नक्सल जो नेम्स रहे हैं, जैसे हिड़मा एक का नाम आप सुनते ही हैं, दूसरा बड़ा नाम रहा है पापा राव का। ये जो नक्सल कमांडर है ये स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य रहा है, पामेड एरिया कमेटी, और आपको ध्यान होगा कि जो इससे पहले तर्रेम क्षेत्र में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, पुलिस ने ऑपरेशन ये लॉन्च किया लेकिन बाद में लौटते जवानों पर हमला हुआ और करीब 21 के करीब जो जवान थे इसमें शहीद हुए थे। तो इसमें भी पापा राव की भूमिका रही ऐसा माना जाता है। तो इसकी भी मौजूदगी की सूचना नेशनल पार्क एरिया में पिछले कुछ समय से देखी जा रही है। जब से नए कैंप तर्रेम, पामेड इन सब क्षेत्रों में खोले गए हैं तब से पापा राव की भी जो लोकेशन है वो यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ इस दौरान ये जो 7 शव बरामद किए गए हैं, ऑपरेशन ख़त्म हो गया है और इन शवों को बीजापुर लाया जा चुका है माओवादियों के, और मौके से ऐसे बड़े नाम जिसमें दामोदर, बंडी प्रकाश, पापा राव जैसे नाम हैं, जो कि छत्तीसगढ़ स्पेशल जो दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी है छत्तीसगढ़ में, उसके बड़े नक्सल लीडर्स में से एक नाम है, वो लोग मौके से निकलकर भागने में कामयाब रहे हैं। करीब 500 की संख्या में जवान अलग अलग क्षेत्र से इन नक्सलियों की घेराबंदी के लिए एकत्र हुए थे, पर इस दौरान नेशनल पार्क एरिया में ये भी कुछ हुआ कि करीब 30 के करीब जवान घायल हुए इस मुठभेड़ में, पर वो घायल ज़्यादातर एम्बुश या माओवादियों की गोलीबारी से नहीं हुए बल्कि मधुमक्खियों के हमले की वजह से हुए, और ऐसे में इनमें से 20 लोगों को बाहर निकालना पड़ा। एक जवान सर्पदंश से भी गंभीर रहा, हालांकि उपचार दे दिया गया है और पुलिस अधिकारियों की माने तो इन सभी की हालत अभी फ़िलहाल खतरे से बाहर है, इनका उपचार जारी है। कुछ लोग डिहाइड्रेशन का भी शिकार हुए। इस वक्त बस्तर में बारिश जरूर हो रही है रुक रुक कर, लेकिन इस कदर जंगल में उमस होती है कि उसमें जवानों का ये ऑपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस ऑपरेशंस की अपडेट अब तक इतनी ही निकल कर सामने आई है। मैंने आपको बताया कि अच्छा, एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं कि इस दौरान पुलिस की तरफ से एक ऐसा वक्तव्य आया जिसने ऑपरेशंस को लेकर तरह तरह की जो बातें चल रही हैं उन पर अपनी एक टिप्पणी उनकी तरफ से एक वक्तव्य के रूप में सामने आई है। दरअसल हुआ ये था कि इससे पहले जो मुठभेड़ हुई अलग अलग जगह, इस विशेषकर दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी के 2 नक्सल कमांडर्स की मौत हुई, जिसमें रेणुका और सुधीर का नाम शामिल है। तो इन दोनों को मारा गया जिस तरह से, अकेले मारे गए लगभग, और सुधीर की भी यही स्थिति थी। और ये जानकारी आई कि इन दोनों को सुरक्षित जगह पर रखा गया था। बीमार थे ये लोग और अपनी जगह से ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए
जो माओवादियों के जो सीसी कमेटी के मेंबर्स या सीनियर लीडर्स की सिक्योरिटी जो कमांडर संभालता है, उस कमांडर ने इन सबको स्प्लिट किया। आपको याद होगा कि बसवराज की टीम को भी कम किया गया था, जबकि वो चीफ था नक्सल संगठन का। बावजूद इसके उसके साथ जो 60 से 70 की संख्या में नक्सली चला करते थे, उनकी संख्या घटाई गई थी, ताकि जब घेराबंदी हो तो आपको छुप कर निकलने में आसानी हो। एक साथ बड़ी टीम होती है तो आपको छुप कर निकलना, बचकर निकलना मुश्किल होता है। और ऐसे में जो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत मूवमेंट नहीं कर सकते, उनका काम इस तरह का होता है जो मूवमेंट की ज़्यादा उनको आवश्यकता नहीं होती। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे जो मुक्त क्षेत्र हैं, सुरक्षित क्षेत्र हैं, वहाँ पर सुरक्षात्मक तरीके से इन लोगों को ले जा करके गांव में रख दिया गया था। और ऐसा नक्सलियों का कहना था, कुछ जो दूसरे सूत्र थे उनका ये कहना था कि इन सभी को पकड़ने के बाद मारा गया। खासकर रेणुका को, जो वो गांव में थी, मौजूद थी, उसकी मौजूदगी की, वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल रही थी। लैपटॉप था उसके पास और हथियार था उसका अपना, और वो चुपचाप काम कर रही थी। एक दिन वो बाहर निकले, इस बात की सूचना पुलिस के मुखबिरों के जरिए पुलिस तक पहुंची और इसके बाद उसकी वहां पर घेराबंदी कर ली गई। मुठभेड़ सही थी गलत थी, इसको लेकर कई तरह के सवाल थे। माओवादियों ने भी आरोप लगाया कि ये मुठभेड़ फर्जी थी, पर रेणुका की इस मुठभेड़ में मौत हो चुकी थी। दूसरी सुधीर की मौत हुई थी, जो कि वो भी दंडनीय स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य था। जो सुधीर की मौत हुई उस पर भी ये आरोप लगे कि वो लगभग शारीरिक तौर पर अस्वस्थ था, चलने फिरने में सक्षम नहीं था, और उसे भी एक गांव में, एक घर में रख दिया गया था माओवादियों की तरफ से, जहां पर बिल्कुल भी उसकी निशानदेही आसान नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, सुधीर एक रोज घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद उसकी तस्वीर खींचकर किसी ने, मुखबिर ने, पहुंचा दी पुलिस के पास। और इस तस्वीर के जरिए पहचाना गया पहले कि ये सुधीर ही है, और उसके बाद वहां ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ऑपरेशन के दौरान सुधीर जो है उसकी मुठभेड़ में मौत हो गई। तो इन दो मुठभेड़ों और बार बार माओवादियों की तरफ से जो पत्र आ रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो उनके बयानों में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को पकड़ने के बाद मारा गया है। तो पुलिस ने इस पर एक वक्तव्य जारी किया और स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी कार्रवाई की गई हैं वे सारी की सारी कार्रवाइयाँ संवैधानिक या कानूनी दायरे में की गई हैं। उसमें कोई भी किसी को पकड़ने के बाद मारे जाने जैसी या फर्जी मुठभेड़ जैसी स्थितियाँ नहीं हैं। पुलिस के सारे ऑपरेशन एक सोची समझी रणनीति के तहत माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद और उसके बाद एक ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। मुझे याद है कि जब बसवराजू की मुठभेड़ की बात सामने है और उसके बाद नक्सलियों का जब प्रेस नोट आया, तब सुंदरराज पी, जो बस्तर रेंज के आईजी हैं, इन सब ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए इस प्रेस नोट में भी माओवादियों ने लिखा है कि पहली गोली माओवादियों की तरफ से चलाई गई और उसमें हमारे जवान की शहादत हुई। ये उनका कहना था। तो अक्सर पुलिस पर जो आरोप लगते हैं वो नहीं ऐसे सही होते। असल में मौके पर मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी होती है और यहाँ तक कि पुलिस कोशिश करती है कि वो गोलीबारी ना करे। उनका ये कहने का आशय ये था, इस घटनाक्रम को उन्होंने इसलिए बताया था और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन बस्तर का जो माहौल रहा है दशकों से, इसमें दोनों पक्षों में तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं। मुखबिरों के नाम पे ग्रामीणों की हत्या का मामला हो, जनताना सरकार की जन अदालतें हों, जिन पर सवाल उठते रहे कि इस तरह से बेरहमी से लोगों की हत्या कैसे की जा सकती है खुलेआम, और लगभग इसी तरह से मुठभेड़ों में, फर्जी मुठभेड़ों के मामले। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले एडसमेटा, सारकेगुड़ा जैसी मुठभेड़ें भी रही हैं, जिस पर न्यायिक जांच आयोग ने काम किया, अपनी रिपोर्ट्स दी और इन पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठते रहे। तो मुठभेड़ें होती रही हैं ज़रूर, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मुठभेड़ें हो रही हैं वो नक्सलवाद के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब है। और एक बार फिर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 5, 6 और 7 जून को एक बड़े ऑपरेशन में इस क्षेत्र में माओवादियों के 2 शीर्ष कमांडर्स को मार गिराया है। लेकिन अब भी सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी इन क्षेत्रों में होने का अनुमान है। केंद्रीय कमेटी के कम से कम 10 सदस्यों की मौजूदगी अब भी बस्तर में है। अबुझमाड़ से लेकर दक्षिण के क्षेत्र में इन नक्सलियों की लगातार मौजूदगी है। इसकी सूचना भी पुलिस के पास है, जैसा पुलिस अधिकारी कहते हैं, लेकिन इन तक पहुंचना आसान नहीं है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो तय लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में अभी भी बस्तर को एक लंबा सफ़र तय करना है। लेकिन जिस एक्यूरेसी के साथ पुलिस सिलसिलेवार ऑपरेशन कर रही है, उससे लगता है
कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं या मुठभेड़ों के मामले और भी सामने आ सकते हैं और जो माओवादियों के शीर्ष कमांडर हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब भी केंद्रीय कमेटी के सदस्य या ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं तो उसके लिए इन सारे के सारे लीडर्स की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल तैयार होता है। उसके लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है और वो इन सब लीडर्स की सुरक्षा के लिए अलग अलग रिशफलिंग भी करता है, जो जैसा कि बसवराज के मामले में दिखाई नहीं दिया। उसके सुरक्षा में लगे जो कंपनी के सदस्य थे, प्लाटून के जो लोग थे, उनमें से कई लोगों ने सरेंडर किया था, लेकिन उनको बदला नहीं गया, उसके बावजूद भी उसकी जगह भी नहीं बदली गई। तो ये ऐसा दिखाता है कि सिक्योरिटी लैप्सेस ड्यू टू कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि नक्सल संगठन के बीच में कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, इसकी वजह से ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं और माओवादियों के पास सुरक्षित ठिकाने नहीं मिल रहे हैं उनके शीर्ष लीडर को छुपने के। और इन ठिकानों की जानकारी, जैसा कि मैंने आपको सुधीर के मामले में बताया कि बाकायदा उसकी तस्वीर घर से बाहर निकलते ही किसी ने खींची, क्लिक किया और ये क्लिक उसके जीवन की आखिरी क्लिक साबित हुई।